नेक्स्ट आता है हमारा टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। टर्म कितना होता है प्रेसिडेंट का, ये कहाँ मेंशन है, ये मेंशन है आर्टिकल 56 में। तो नॉर्मल टर्म कितना होता है प्रेसिडेंट का, नॉर्मल टर्म होता है 5 इयर्स का फ्रॉम द डेट ऑन विच ही और शी एंटर्स अपॉन हिज हर ऑफिस। जैसे ही प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में एंटर करते हैं तो उसके बाद जो टर्म होता है वो टर्म होता है 5 साल का, राइट। इन केस ऑफ रेजिग्नेशन जो प्रेसिडेंट है वो अपने ऑफिस से 5 साल का टर्म कंप्लीट करने से पहले भी रिजाइन कर सकते हैं। तो इन केस ऑफ रिजाइन वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। तो रिजाइन जब करते हैं रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। इसके अलावा जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनको उनके ऑफिस से रिमूव भी किया जा सकता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज हर टर्म। टर्म कंप्लीट होने से पहले भी उनको रिमूव किया जा सकता है। तो जो प्रोसेस होता है रिमूवल का उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट का पूरा जो प्रोसेस है वो कहाँ मेंशन है, वो मेंशन है आर्टिकल 61 में मेंशन है, जो इम्पीचमेंट का पूरा प्रोसीजर है, राइट। अब जो प्रेसिडेंट है इनका नॉर्मल टर्म जो होता है वो 5 साल का होता है। इसके अलावा जब तक उनके जो सक्सेसर होते हैं वो अपना चार्ज अज्यूम नहीं कर लेते तब तक उनका जो टर्म है वो एक्सटेंड भी हो जाता है। वैसे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिटन है कि जैसे ही प्रेसिडेंट का टर्म कंप्लीट होता है तो टर्म कंप्लीट होने से पहले ही इलेक्शंस हो जाती है। बट इन केस किसी वजह से अगर इलेक्शन नहीं हुई तो 5 साल का टर्म कंप्लीट होने के बाद जब तक उनके जो सक्सेसर है वो अपना चार्ज नहीं लेते तब तक जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट रहेंगे, राइट। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट है वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। जैसे एक पर्सन है, उन्होंने 5 साल के लिए जो प्रेसिडेंट है वो रहे हैं, उसके बाद जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होगी उसमें भी वो दोबारा फिर से जो प्रेसिडेंट है वो बन सकते हैं। तो कितनी बार भी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि इतनी बार ही जो एक प्रेसिडेंट है वो बार बार प्रेसिडेंट बन सकता है, कितनी बार भी एक पर्सन जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो एक पर्सन है वो प्रेसिडेंट 2 बार से ज्यादा नहीं बन सकता। एक ही पर्सन जो प्रेसिडेंट है वो 2 बार ही बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता। लेकिन प्रेसिडेंट में लेकिन इंडिया के केस में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती नंबर ऑफ टर्म्स की। नेक्स्ट आता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का क्या प्रोसीजर होता है, ये मेंशन है आर्टिकल 61 में। इम्पीच क्यों किया जाता है, इम्पीच किया जाता है फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो प्रेसिडेंट है उनको रिमूव क्यों किया जा सकता है, फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टर्म है, ये टर्म कहीं पे भी डिफाइन नहीं करी हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। कहीं पे भी ये टर्म डिफाइन नहीं करी गई। तो एज इट इज मेंशन है कि जो प्रेसिडेंट है उनको इम्पीच किया जाता है फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो इम्पीचमेंट है उसका प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट के जो चार्जेस हैं वो किसी भी हाउस में इनिशिएट किए जा सकते हैं। लोकसभा भी इनिशिएट कर सकता है, राज्यसभा भी इनिशिएट कर सकता है। और जो इम्पीचमेंट के चार्जेस हैं जब इनिशिएट करे जाते हैं तो उसके बाद जिस हाउस में इनिशिएट करे गए हैं वो हाउस जो है वो चार्जेस फ्रेम करेगा और उस हाउस के जो 1/4 मेंबर है वो उन चार्जेस पे साइन करेंगे। 1/4 मेंबर जो है वो उन चार्जेस पे साइन करते हैं। उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उनको 14 डेज का नोटिस दिया जाता है, राइट। अब उसके बाद इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन आता है। इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो है वो पास होता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। 2/3 मेजॉरिटी किसकी है, टोटल मेंबरशिप की 2/3 मेजॉरिटी होती है, राइट। तो इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन जो है वो पास होता है 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अब देखो किसी भी हाउस में जो इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू हो सकता है तो जिस हाउस ने भी शुरू किया है, जैसे लोकसभा ने इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया है फॉर एग्जांपल, तो लोकसभा में सबसे पहले जब इनिशिएट किया जाएगा तो 1/4 मेंबर उस पे साइन करेंगे, प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद इम्पीचमेंट
इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन आएगा और ये जो रेजोल्यूशन होगा ये 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। 2/3 मेजोरिटी किसकी है? टोटल मेंबरशिप की मेजोरिटी से पास होगा और उसके बाद ये जो रेजोल्यूशन है ये जाएगा दूसरे हाउस में, राज्यसभा में जाएगा, राइट। और राज्यसभा में जो चार्जेस लगाए हैं उनको फिर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन होती है दूसरे हाउस में, सेकेंड हाउस में जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको अपीयर होने का राइट होता है, वो भी इन्वेस्टिगेशन में अपीयर हो सकते हैं और खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन में, राइट। अब उसके बाद सपोज राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा में अगेन फिर से 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से वो पास होगा रेजोल्यूशन। अगर राज्यसभा ने भी उस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया है तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट है उनको रिमूव कर दिया जाएगा। जिस दिन ये रेजोल्यूशन सेकेंड हाउस पे पास होगा उसी दिन से जो प्रेसिडेंट है उनको उनके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा, राइट। अब जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, जो प्रोसीजर होता है वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। अब यहाँ पे दो चीजें नोट करने लायक है। फर्स्ट क्या है कि जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, इम्पीचमेंट में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सभी मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। इट मींस जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो भी इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट है दोनों ही कि इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है, राइट। तो इम्पीचमेंट में पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। सेकेंडली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली एंड पुदुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरीज है उनके लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इनके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि ये दोनों ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से मेंबर्स हैं जो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि अभी तक इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया, राइट। नेक्स्ट आता है वैकेंसी। वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। अब कौन कौन सी कंडीशंस में वैकेंसी होती है और वैकेंसी के केस में कौन जो है वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करता है। तो वैकेंसी जो है ये मेंशन है आर्टिकल 62 में मेंशन है। अब वैकेंसी एक तो आती है ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज हर टेन्योर ऑफ 5 इयर्स, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद अगर इलेक्शन नहीं हुई तो वैकेंसी आ जाएगी। सेकेंडली, रिजाइन कर दिया उस केस में। थर्ड क्या है, इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव कर दिया गया है। फोर्थ है डेथ के केस में, या फिर फॉर एग्जांपल जो प्रेसिडेंट है वो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं टू होल्ड द ऑफिस, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन है उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया है, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट ऑफिस की जो है वैकेंसी हो जाती है, राइट। अब यहाँ पे अगर जो वैकेंसी होती है वो एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म की वजह से हुई है कि 5 साल के लिए जो प्रेसिडेंट है वो बने हैं, अब 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं लेकिन अभी तक फ्रेश इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो उस केस में वैकेंसी हो जाएगी। क्योंकि इलेक्शन कई बार क्या होता है किसी भी वजह से इलेक्शन डिले हो चुके हैं तो उस केस में वैकेंसी हो जाएगी। वैसे तो क्या होता है कि जो टर्म की एक्सपायरी होती है 5 साल से पहले ही इलेक्शंस हो जाते हैं, तो जैसे ही टर्म एक्सपायर होती है वैसे ही जो नए प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना चार्ज ले लेते हैं। बट इन केस किसी वजह से इलेक्शंस डिले हो चुके हैं तो उस केस में जो ऑनगोइंग प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट है वही आगे अपने जो ऑफिस है उसको कंटिन्यू करेंगे जब तक उनके जो सक्सेसर है वो चार्ज अज्यूम नहीं कर लेते, जब तक नए प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस में नहीं आ जाते तब तक जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वही अपना टर्म जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। अब ये जो प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है ये है इंटरिग्नम के केस में कि जैसे टेम्परेरी बेसिस पे, राइट, टेम्परेरी बेसिस पे इलेक्शंस डिले हो गए हैं किसी वजह से तो वैकेंसी आ चुकी है, तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट चल रहे हैं वही आगे टर्म को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन होती है डिले वाली, इस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट नहीं करते, राइट। तो जो प्रेसिडेंट है वही अपने जो काम है आगे
कंटिन्यू करते हैं। वैसे अगर हम बाकी की बात करें, जैसे डेथ हो चुकी है, रेजिग्नेशन है या किसी भी वजह से, तो उस केस में क्या होता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, सॉरी जो प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है, तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इलेक्शंस डिले हो चुके हैं तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट नहीं करते। प्रेसिडेंट की ड्यूटीज या फंक्शंस वो डिस्चार्ज नहीं करते। If the office falls vacant by resignation, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज, रेजिग्नेशन दे दिया है, रिमूव कर दिया गया है, डेथ हो चुकी है या किसी भी वजह से इलेक्शंस को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है या किसी भी वजह से अगर वैकेंसी आती है तो उस केस में विद इन 6 मंथ्स जो होते हैं इलेक्शंस करवाने होते हैं प्रेसिडेंट के, राइट। और जो नए प्रेसिडेंट आते हैं, नए प्रेसिडेंट फुल 5 साल के लिए ही आते हैं। सपोज 3 साल तक जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपना काम किया, 3 साल के बाद जो प्रेसिडेंट है उनकी डेथ हो चुकी है या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो उसके बाद दोबारा से इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस होने के बाद जो नए प्रेसिडेंट बनेंगे ये फुल टर्म 5 साल के लिए ही प्रेसिडेंट बनेंगे, ये 2 साल के लिए प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे, ये 5 साल के लिए ही बनेंगे। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जो रिमेनिंग टर्म होती है उतनी टर्म के लिए ही प्रेसिडेंट जो है आगे अपना काम करते हैं। जैसे कोई भी प्रेसिडेंट है 2 साल तक उन्होंने अपना काम किया, यूएसए में जो प्रेसिडेंट का टर्म होता है वो कितना होता है, 4 इयर्स का टर्म होता है, 4 इयर्स का टर्म होता है यूएसए के अंदर। अब सपोज 2 साल तक प्रेसिडेंट रहे हैं, 2 साल के बाद प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है, तो उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट आएंगे तो उनका जो टर्म होएगा, नए प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो भी 2 साल का ही होगा। जो रिमेनिंग टर्म है वो होता है यहाँ पे यूएसए में उनका टर्म। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में जो नए प्रेसिडेंट आते हैं वो फुल टर्म के लिए ही प्रेसिडेंट रहते हैं, राइट। अब इन केस वैकेंसी हो रही है रेजिग्नेशन की वजह से, रिमूवल या डेथ की वजह से, तो उस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए प्रेसिडेंट अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, राइट। अब फर्दर व्हेन द सिटिंग प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज हर फंक्शंस, अब जो सिटिंग प्रेसिडेंट है वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, किसी भी वजह से एब्सेंस है, बीमार हैं या किसी भी वजह से वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट के काम है वो कौन करेंगे, वो करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, राइट। प्रेसिडेंट के जितने भी फंक्शंस है, जितनी भी ड्यूटीज है वो किनको दी जाती है, वाइस प्रेसिडेंट को। इन केस द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज वेकेंट, अब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से एब्सेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। अब सपोज प्रेसिडेंट जो है ये भी एब्सेंट है और वाइस प्रेसिडेंट जो है इनकी भी पोस्ट सपोज वेकेंट है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट। अब इन केस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इनकी भी पोस्ट वेकेंट है या किसी वजह से ये भी यहाँ पे नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, जो सीनियर मोस्ट जज है, जो सीनियर मोस्ट जज है सुप्रीम कोर्ट के, वो एक्ट करेंगे एज अ प्रेसिडेंट, राइट। तो चीफ जस्टिस करेंगे और इफ his her office is also vacant the senior most judge of the supreme court available, तो senior most judge जो है वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे, राइट। अब अभी तक ऐसा एक बार हुआ है जब प्रेसिडेंट जो थे उनकी डेथ हो गई थी, प्रेसिडेंट जो थे उनकी डेथ हो गई थी और जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन दे दिया था, तो उस केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उन्होंने एक्ट किया था एज ए प्रेसिडेंट। कब, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह इज द ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू सर्व एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो ऐसे कौन से चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने एज ए प्रेसिडेंट एक्ट किया है, वो है जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी। इन्होंने कब से कब तक एक्ट करा था, 20 जुलाई से लेकर 24 अगस्त 1969 तक। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन थे उनकी डेथ हो गई थी, वाइस प्रेसिडेंट जो वीवी गिरी थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कॉन्टेस्ट करना था, इसीलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो उस केस में अब बारी आती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, और उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट एक्ट किया था। तो अगेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
when any person that is vice president, chief justice of India or the senior most judge of the Supreme Court is acting as a president। अब कोई भी एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है, प्रेसिडेंट की ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा है, फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में जो पावर्स और इम्यूनिटीज प्रेसिडेंट को मिलती है वो उस पर्सन को मिलेंगी। जो भी प्रेसिडेंट को एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस या प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, सेम एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस उस पर्सन को भी दिए जाएंगे। चाहे वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या कोई भी सीनियर मोस्ट जज एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं, तो जो भी एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा उनको प्रेसिडेंट की सभी पावर्स मिलेंगी, इम्यूनिटीज मिलेंगी, सभी के सभी एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। राइट।